दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़िए। तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। माही, मिस्टर आरव, आप ऑफिस जा रहे हैं तो प्लीज़ मुझे भी ले चलिए। आरव चौंकते हुए बोलता है, तुम्हें मेरे ऑफिस क्यों जाना है? माही, अरे मुझे आपके ऑफिस थोड़ी नहीं जाना है। मैं क्या करूँगी आपके ऑफिस जाकर? आरव, तो तुम्हें कहाँ जाना है? माही, मुझे कुछ सामान चाहिए था तो इसलिए मॉल जाना है। बस आप मुझे मॉल तक छोड़ दीजिए प्लीज़। आरव, मैं तुम्हें ड्राइवर दिख रहा हूँ क्या जो तुम्हें मॉल तक छोड़ूं? और वैसे भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। माही थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है, देखिए, अगर आपको मुझे नहीं ले जाना है तो मत ले जाइए। वो तो मैं इसलिए बोल रही थी कि ये जगह मेरे लिए नई है। जब से यहाँ आई हूँ तब से घर में ही कैद हूँ। एक बार भी बाहर नहीं गई हूँ सिवाय उस अवार्ड फंक्शन के। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी तो दम घुटता होगा इन चार दीवारी में। पर नहीं, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आप तो यहाँ 24 घंटे रहते नहीं हैं। आरव बस उसे देखे जा रहा था। माही बिना रुके बस बोले जा रही थी, माही, अगर आपको मुझे नहीं ले जाना तो मत ले जाइए, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। वह जाने लगती है। तभी आरव चिल्लाता है, रुको, कहाँ जा रही हो? कितना बोलती हो यार तुम? तुम्हारे मुंह नहीं दुखते? माही, आपने ही मजबूर किया है मुझे इतना बोलने पर। मैं तो कितने प्यार से आपसे बोल रही थी कि मुझे बस मॉल तक छोड़ दीजिए, पर नहीं, आपको तो। तभी आरव उसकी बात को बीच में काटते हुए बोलता है, बस बस, अब दोबारा मत शुरू हो जाना। एक बार शुरू हो जाती हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। मुझे ऑफिस के लिए वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है और अब तुम हो, तुम्हारी वजह से लेट हो जाएगा। माही मासूम सा फेस बनाकर उसे देखती रहती है। आरव उसके मासूम चेहरे को देखकर ना नहीं बोल पाता। आरव, ओके फाइन, चलो छोड़ देता हूँ। माही यह सुनकर खुश होकर आरव के गले लग जाती है। थैंक यू मिस्टर आरव, थैंक यू सो मच। तभी माही को होश आता है। वो जल्दी से उससे दूर हट जाती है। आरव तो बस बुत बने उसे ही देख रहा था। माही, सॉरी, वो मैं इतनी खुश हो गई थी, खुशी की वजह से। यह कहकर वह जल्दी से भागकर कार में बैठ जाती है। वहीं आरव जब होश में आता है तो थोड़ा गुस्से से बोलता है, ये लड़की भी ना बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है। फिर आरव आकर कार में बैठ जाता है और कार मॉल की तरफ ले लेता है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों की कार एक बड़े से मॉल के बाहर आकर रुकती है। आरव, ये लो, आ गया मॉल, चलो चलकर जो लेना है ले लो। वह कार से उतरने लगता है कि तभी माही उसे रोकते हुए बोलती है, मिस्टर आरव, आप यहीं रुकिए, मुझे जो लेना है मैं खुद जाकर ले लूँगी। आरव माही को हैरानी से देख रहा था। माही, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आरव, तुम कैसे हैंडल करोगी? तुम कभी मॉल गई हो? माही कुछ नहीं बोलती। आरव, नहीं गई हो ना, तो चुपचाप चलो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं यहाँ से सीधा ऑफिस के लिए निकल जाऊँगा। फिर करती रहना शॉपिंग, समझी? माही, पर मिस्टर आरव, मैं कह रही हूँ ना। तभी आरव उसकी बात को बगैर सुने कार से बाहर निकल जाता है और थोड़ा गुस्से से बोलता है, अब चलो जल्दी, कार में ही बैठी रहोगी? माही चिढ़ते हुए बोलती है, ये एक नंबर के खड़ूस और अड़ियल हैं, मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी, हमेशा अपने मन की ही करते हैं। फिर माही बाहर आती है और गुस्से से कार का दरवाज़ा बंद करती है और मॉल के अंदर चली जाती है। आरव अपने मन में सोचता है, इसको देखो, एक तो मैं इसके कहने पर इसे शॉपिंग पे ले आया और अब इनके नखरे भी उठाओ। आरव माही के पास जाता है
और उससे बोलता है, आखिर तुम्हें लेना क्या है माही? माही, वो मुझे कुछ कपड़े लेने थे। आरव, ओके, चलो फिर मैं लेकर चलता हूँ। फिर आरव उसे कपड़े के काउंटर पर ले जाता है। तभी वहाँ की फीमेल स्टाफ बोलती है, हेलो मैम, क्या दिखाऊं मैं आपको? आरव, आप इनके लिए कुछ बढ़िया ड्रेस निकाल दीजिए। तभी आरव का मोबाइल बजने लगता है तो वह दूसरे साइड बात करने चला जाता है। माही जब देखती है कि आरव बात करने चला गया है तब वह स्टाफ से बोलती है, सुनिए, आप ड्रेस निकालिए, मैं बस अभी आती हूँ। स्टाफ, ओके मैम। फिर माही वहाँ से चली जाती है। जब आरव बात करके वापस आता है तो देखता है कि माही वहाँ नहीं है। तो से पूछता है तो वो बोलती है, मुझे नहीं पता सर, वो मुझे ड्रेस निकालने को बोलकर चली गई, आप अभी तक आई नहीं। आरव चारों ओर देखता है पर माही उसे कहीं नहीं दिखाई देती। वह परेशान हो जाता है, कहाँ चली गई ये लड़की बिना बताए? अब इतने बड़े मॉल में कहाँ ढूंढूं इसको? उधर माही एक काउंटर पर कुछ सामान लेती है, उसे रैप करवाती है और फिर पैकेट लेकर वापस आ जाती है। इधर आरव उसे ढूंढ रहा था कि तभी आरव की नज़र माही पर पड़ती है। वह तुरंत उसके पास जाता है। कहाँ थी तुम? ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई थी? बोलो, पता है कितना परेशान हो गया था मैं। माही उसे एक टक देखती रहती है। आरव की आंखों में माही के लिए फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। आरव, चुप क्यों हो माही, बोलो। माही अभी भी आरव को एक टक देख रही थी। तभी आरव, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? एक सेकेंड, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों कर रहा हूँ? देखो, जब तक तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ जुड़ा है तब तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। यह रिश्ता खत्म हुआ तब ये जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी, समझी तुम? तो कोई गलत फहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर माही एक पल के लिए उदास हो जाती है। मुझे पता है मिस्टर आरव, आप बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आरव, वैसे तुम गई कहाँ थी? मैं ये कुछ सामान लेने गई थी। वो एक छोटा सा पैकेट उसे दिखाते हुए बोलती है। आरव, वैसे तुम गई कहाँ थी? मैं ये कुछ सामान लेने गई थी। वो एक छोटा पैकेट उसे दिखाती हुई बोलती है। आरव, मुझे बताकर भी तो जा सकती थी, और इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें? पहले तुम अपने कपड़े तो ले लेती, उसके बाद तुम्हें जो चाहिए था वो मैं दिला देता, पर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी? वैसे इस पैकेट में क्या है माही? कुछ खास नहीं। आरव, ठीक है, पर देखो माही, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, पर अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझी तुम? अब चलो जल्दी। वह उसका हाथ पकड़कर वापस कपड़े के काउंटर पर लेकर जाता है और उसे कुछ कपड़े दिलाता है। फिर दोनों कार में वापस आकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में आरव माही को घर छोड़ देता है और खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर निशा कब से आरव का वेट कर रही थी। वह मिस्टर रजत के केबिन में जाती है। मे आई कम इन सर? मिस्टर रजत, यस कम इन। तुम हो? क्या काम है? निशा, सर वो मैं बस पूछने आई थी कि आरव सर अभी तक आए नहीं, 10 बज गए हैं। मिस्टर रजत तो पहले ही निशा से चिढ़े हुए थे। उसके इस सवाल पर भड़क जाते हैं। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है आरव सर की, और भी तो स्टाफ है, उन्होंने तो मुझसे आकर नहीं पूछा, पर तुम्हें बहुत बेचैनी हो रही है। तुम अपने काम से मतलब रखा करो। आरव सर लेट आए जल्दी आए, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, समझी तुम? और जितना फोकस तुम आरव सर पर करती हो ना, उतना काम पर करोगी तो ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। अब जाओ यहाँ से, और हाँ, दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत करना। निशा गुस्से से लाल पीली होकर केबिन से बाहर जाती है और बोलती है, बहुत उड़ रहे हैं ये, इनको ज़मीन पर लाना ही होगा। तभी आरव ऑफिस पहुँच जाता है। ऑफिस पहुंचकर वह सीधे मिस्टर रजत के केबिन में जाता है। निशा जब आरव को आता हुआ देखती है तो खुश हो जाती है।
लेकिन तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वह तुरंत रोने की एक्टिंग करने लगती है। आरव जैसे ही मिस्टर रजत के केबिन के पास आता है, निशा को रोता हुआ देखकर पूछता है, क्या हुआ मिस निशा, आप रो क्यों रही हैं? निशा, कुछ नहीं सर, वो बस मैं। तभी आरव, क्या हुआ, मुझे साफ साफ बताइए। निशा, सर वो मैं रजत सर के पास सिर्फ इतना पूछने आई थी कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। इस पर उन्होंने मुझे बहुत सुनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने काम से काम रखा करो। ये बोलकर वो और ज़्यादा रोने लगती है। आरव, कोई बात नहीं मिस निशा, आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए। मिस्टर रजत ने गुस्से में बोल दिया होगा। वो दिल के बुरे नहीं हैं। वो जल्दी किसी पर ऐसे गुस्सा नहीं करते। जब कोई रीज़न होता है तभी वो किसी पर इतना गुस्सा करते हैं। एनीवे, मैं देखता हूँ कि क्या बात है। आरव मिस्टर रजत के केबिन के अंदर जाता है। निशा ये देखकर खुश हो जाती है। वह यह सोचती है कि अब तो आरव सर मिस्टर रजत को खूब सुनाएंगे। ये सोचकर वो खुशी खुशी आरव के पीछे पीछे केबिन में जाती है। मिस्टर रजत आरव को देखकर तुरंत खड़े हो जाते हैं। अरे सर, आप आ गए। तभी वह आकर आरव के पीछे निशा को देखते हैं तो चिढ़ जाते हैं। तभी आरव निशा से बोलता है, मिस निशा, आप जाइए केबिन में, मैं आता हूँ। यह सुनकर निशा का मुंह उतर जाता है। वो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आरव के कहने पर उसे जाना पड़ता है। तब निशा वहाँ से चली जाती है। आते हैं, वह तुरंत रोने की एक्टिंग करने लगती है। आरव जैसे ही मिस्टर रजत के केबिन के पास आता है, निशा को रोता हुआ देखकर पूछता है, क्या हुआ मिस निशा, आप रो क्यों रही हैं? निशा, कुछ नहीं सर, वो बस मैं। तभी आरव, क्या हुआ, मुझे साफ साफ बताइए। निशा, सर वो मैं रजत सर के पास सिर्फ इतना पूछने आई थी कि आप अभी तक आए क्यों नहीं। इस पर उन्होंने मुझे बहुत सुनाया। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। ये बोलकर वो और ज्यादा रोने लगती है। आरव, कोई बात नहीं मिस निशा, आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए। मिस्टर रजत ने गुस्से से बोल दिया होगा। वो दिल के बुरे नहीं है। वो जल्दी किसी पर ऐसे गुस्सा नहीं करते। जब कोई रीजन होता है तभी वो किसी पर गुस्सा करते हैं। एनीवे, मैं देखता हूँ कि क्या बात है। आरव मिस्टर रजत के केबिन के अंदर जाता है। निशा ये देखकर खुश हो जाती है। वह उसके पीछे पीछे केबिन में जाती है। मिस्टर रजत आरव को देखकर तुरंत खड़े हो जाते हैं। अरे सर, आप आ गए। तभी वह आरव के पीछे निशा को देखते हैं तो चिढ़ जाते हैं। तभी आरव निशा से बोलता है, मिस निशा, आप जाइए केबिन में, मैं आता हूँ। यह सुनकर निशा का मुंह उतर जाता है। वह वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आरव के कहने पर उसे जाना पड़ता है। तब निशा वहाँ से चली जाती है। इधर माही किचन में जाती है और सारे शेफ से बोलती है कि वो आज लंच बनाएगी, इसीलिए वह उन सबको किचन से बाहर जाने के लिए बोल देती है। तब सारे शेफ किचन से बाहर आ जाते हैं। फिर माही कुकिंग स्टार्ट करती है। वह सबसे पहले छोले भटूरे बनाती है, फिर दाल मखनी, लेमन राइस, आलू के पराठे, मटर पनीर, कचौड़ियाँ और मीठे में बादाम का हलवा और खीर बनाती है। इतना सब बनाने के बाद माही थोड़ा थक जाती है। सब बनाने के बाद माही अपने रूम में चली जाती है। फिर आरव मिस्टर रजत से पूछता है, क्या बात है मिस्टर रजत, कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर रजत, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है सर कि आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। मैंने निशा को डांटा इस वजह से ना। आरव, नहीं मिस्टर रजत, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि अगर आपने उसे डांटा है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूँ आप बेवजह किसी पर गुस्सा नहीं करते। रजत, थैंक यू सर मुझे समझने के लिए। ट्रस्ट मी सर, मैंने उसे बिना वजह नहीं डांटा। आरव, मिस्टर रजत प्लीज, आपको मुझे कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप ज्यादा परेशान मत होइए, आप अपना काम कीजिए, मैं चलता हूँ। फिर आरव अपने केबिन में चला जाता है। निशा वही खड़ी थी। आरव, आप ठीक है मिस निशा?
निशा, जी सर। निशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आरव ने मिस्टर रजत को सुनाया या नहीं। तभी आरव बोलता है, मिस निशा, आप उनकी बातों का बुरा मत माना करिए। वो अगर कभी गुस्सा कर भी दे तो थोड़ा सुन लिया कीजिए। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बेवजह किसी पर नाराज नहीं होते। वो बहुत अच्छे और मेहनती इंसान है। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी उनकी इज्जत करें। निशा को आरव की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, फिर भी वह फेक स्माइल के साथ बोलती है, जी सर, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी और उनकी कोई भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। आरव, अच्छी बात है, आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था। यह बोलकर आरव अपने काम में बिजी हो जाता है। वहीं निशा के बने बनाए प्लान पर पानी फिर जाता है। मिस्टर रजत को समझने के बजाय आरव ने उसे ही समझा दिया। ये बात निशा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ घंटे काम करने के बाद 2 बज जाता है। लंच टाइम हो जाता है। आरव जल्दी जल्दी सारी फाइल समेटने लगता है। तभी निशा, सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं कर दूंगी। आरव, नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। ये सारी फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक भी अगर इधर उधर हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वह सब समेट कर कायदे से ड्रॉर में रख देता है। फिर वह जाने लगता है कि तभी निशा, सर आप कहाँ जा रहे हैं? लंच नहीं करेंगे? आरव, नहीं, मुझे जाना होगा, बहुत अर्जेंट है। आरव चला जाता है। निशा का मुंह बन जाता है। वह मन में सोचती है, ये सर को आज क्या हो गया है? कभी ऑफिस लेट से आते हैं, कभी कभी तो आते ही नहीं है और कभी आते ही जल्दी चले जाते हैं और इनके बगैर मेरा मन यहाँ नहीं लगता। वो खड़ूस रजत, सर का टॉर्चर सहना पड़ता है और आज भी सर जा रहे हैं। फिर से रजत सर मुझसे काम करवाएंगे, लेकिन मुझे पता तो करना होगा कि आखिर मैटर क्या है। कहीं इसके पीछे वो माही तो नहीं। लेकिन पहले इस रजत सर नाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम से निपटना होगा। जल्दी ही इनका बंदोबस्त करना होगा। पर अभी तो आरव सर जा रहे हैं। फिर से वो अड़ियल इंसान मुझसे ढेरों काम करवाएगा और सुबह का बदला भी निकाल लेगा। मैंने उसकी शिकायत आरव सर से जो कर दी थी, इससे पहले वो मुझे खटाए, मैं भी अपने घर निकल लेती हूँ। वैसे भी निधि भी तो आज नहीं आई है। यहाँ रुक कर कोई फायदा नहीं है और अभी तो मौका भी अच्छा है। आरव सर जा रहे हैं, उन्हीं से लिफ्ट ले लेती हूँ। वह तुरंत भागते हुए आरव के पीछे पीछे जाती है। मिस्टर आरव, रुकिए। क्या हुआ मिस निशा, आप मेरे पीछे भागते हुए क्यों आ रही हैं? कोई काम था? जी सर, एक्चुअली अचानक से मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत चक्कर आ रहा है। सर क्या मैं घर जा सकती हूँ? प्लीज सर, प्लीज। वह बहुत रिक्वेस्ट करती है। तब आरव, ओके ठीक है, तुम घर जा सकती हो। यह बोलकर वह जाने लगता है कि तभी निशा, सर क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? आरव, क्यों, तुम खुद नहीं जा सकती? निशा, सर वो मैं ऑटो से आती हूँ, ऐसे में ऑटो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आरव थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है, ओके ठीक है, चलो। वह खुशी खुशी आरव के पीछे पीछे जाती है और कार में जाकर बैठ जाती है। फिर आरव कार निशा के घर की तरफ ले लेता है। पूरे रास्ते आरव निशा से एक बार भी बात नहीं करता। उसका पूरा ध्यान बस कार ड्राइव करने पर ही था और निशा का पूरा फोकस बस आरव पर था। वह बस आरव को ही देख रही थी। आरव निशा के घर के पास कार रोक देता है। ये लीजिए, आपका घर आ गया। निशा मन में सोचती है, इतना जल्दी आ गया, काश अभी और दूर होता। आई विश की आरव सर के साथ ये सफर कभी खत्म ही नहीं होता। वह कार से बाहर आती है। निशा, थैंक्स सर। आरव, वेलकम बोलकर चला जाता है। उधर कार्तिक और पूजा आरव के घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही कार्तिक आरव को कॉल करता है। हेलो आरव, कहाँ है तू? आरव, रास्ते में हूँ यार, बस पहुंच ही रहा हूँ। चल ठीक है, फिर जल्दी आ। कार्तिक बाय बोलकर कॉल कट कर देता है। कुछ ही देर में आरव भी वहाँ पहुँच जाता है। अब अंकल का वेट करने लगते हैं।
थोड़ी ही देर में डोरबेल बजती है। संदीप जैसे ही दरवाजा खोलने आता है, आरव उसे रोक देता है और खुद जाकर दरवाजा खोल देता है। वह जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अंकल को देखकर खुश हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वह तुरंत उसके गले लग जाता है। आनंद भी उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं। उन दोनों को इमोशनल देखकर सब इमोशनल हो जाते हैं। आनंद, आरव बेटा कैसे हो तुम? आरव, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? जाने के बाद एक बार भी वापस नहीं आए। आनंद, सॉरी आरव बेटा, पर मैं क्या करता, मेरे हालात भी कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे जाना पड़ा। कार्तिक, आरव संभाल खुद को, अब तो अंकल वापस आ गए हैं ना, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। आनंद, कार्तिक, पूजा, तुम दोनों उधर ही खड़े रहोगे, अपने अंकल के पास नहीं आओगे? तब वो दोनों भी भागकर उनके गले लग जाते हैं। कार्तिक, हमने आपको बहुत मिस किया अंकल। आनंद, मैंने भी तुम तीनों को बहुत मिस किया बच्चों। इतने साल बाद तुम तीनों को सामने से देख रहा हूँ, वरना तो कॉल पर ही तुम तीनों से बात होती थी। तुम तीनों काफी बड़े हो गए हो। जब मैं गया था तो यहाँ से, तो तुम तीनों कितने छोटे थे और अब देखो कितने बड़े हो गए हो। पूजा, हाँ अंकल, हम तीनों तो बड़े हो गए हैं, पर आप अभी भी पहले जैसे ही यंग और हैंडसम हैं, बिल्कुल भी नहीं बदले। यह बोलकर पूजा के साथ साथ सब हंसने लगते हैं। आनंद हंसते हुए पूजा के सर पर हल्का सा मारते हुए बोलते हैं, तुम भी अभी तक नहीं बदली, जैसे बचपने में चुलबुली थी, आज भी वैसी ही हो। पूजा मुस्कुराने लगती है। माही भी यह सब देख कर मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। तभी आनंद, अरे माही बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। माही जाकर उनका पैर छूती है। आनंद, बेटा पैर मत छुओ, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। वह उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलते हैं। आरव, अंकल आप जाकर फ्रेश हो जाइए, फिर सब साथ में लंच करेंगे। आनंद, ओके बेटा, पर मेरा रूम कहाँ है? माही, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। फिर माही आनंद को उनके रूम तक छोड़कर आती है और आकर डाइनिंग टेबल पर सारी डिशेस लगवाती है। तब तक आनंद भी फ्रेश होकर आ जाते हैं। फिर सब साथ में बैठ जाते हैं लंच करने। आनंद, खाने की खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है। वाह, ये सारी तो मेरी फेवरेट डिशेस हैं। दाल मखनी, छोले भटूरे, कचौरियाँ, लेमन राइस, मटर पनीर, आलू का पराठा और मीठे में बादाम का हलवा और खीर। वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा। तब कार्तिक बोलता है, मुझसे तो अब वेट ही नहीं हो रहा इतना टेस्टी खाना देखकर। पूजा, तो देर किस बात की, चलो खाना शुरू करते हैं। फिर सब खाना स्टार्ट करते हैं। आरव तो खाने के पहला निवाला खाते ही समझ जाता है कि ये सारा खाना माही ने बनाया है। आरव माही को देखता है। माही सबको खाता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी। यह देखकर आरव के फेस पर स्माइल आ जाती है। आनंद, माही तुम भी खाओ, तुम क्यों नहीं खा रही हो? माही, जी। तब वह भी अपनी प्लेट में खाना निकाल कर खाने लगती है। कार्तिक, मुझे पता है भाभी, ये सारा खाना आपने बनाया है। माही चौंक जाती है कि कार्तिक को कैसे पता। पूजा, क्या सच में इतना टेस्टी खाना तुमने बनाया है? माही, पर तुम्हें कैसे पता कार्तिक कि ये सारा खाना माही ने बनाया है? कार्तिक, क्योंकि मैं भाभी के हाथों का स्वाद भूल ही नहीं सकता। जब मैं और आरव दादू से मिलने गाँव गए थे, तब हमने भाभी के हाथों का बना हुआ खाना खाया था। आरव, तुझे याद है ना? आरव, नहीं, मुझे तो नहीं याद। कार्तिक, क्या? आरव, तेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर कब से हो गई? वैसे तो छोटी छोटी बातें तुझे हमेशा याद रहती है, पर ये तुझे नहीं याद? आनंद माही का चेहरा देखते हैं, जो आरव के जवाब से उतर गया था।
आनंद माही का ध्यान भटकाने के लिए बोलते हैं, माही बेटा तुम मुझे खीर दो ना। देखो मुझे तो खीर मिली ही नहीं। कार्तिक और पूजा कब से खा रहे हैं। यह सुनकर सब हंस देते हैं। माही को भी हंसी आ जाती है। पूजा, क्या अंकल हम दोनों आपको पेटू दिख रहे हैं। आनंद, तुम तो बोलो मत। तुम तो बचपन में खीर की दीवानी थी कि आरव के हाथों से खीर का बोल ही छीन लेती थी। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। आरव भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता। पूजा मुंह बनाते हुए बोलती है, क्या अंकल, वो तो बचपन की बात थी। अब मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आनंद, वैसे माही खाना तुमने बहुत टेस्टी बनाया है। तभी पूजा भी बोलती है, हाँ माही, तुम्हारे तो हाथों में जादू है। कार्तिक, सही बात है। आरव, तू तो बड़ा लकी है जो इतना टेस्टी खाना तुझे खाने को मिलता है। आरव कुछ नहीं बोलता। सब खाना खत्म करते हैं, फिर थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। उसके बाद कार्तिक और पूजा जाने लगते हैं। कार्तिक, अच्छा अंकल, हम दोनों चलते हैं, फिर आएंगे। आनंद, ओके बेटा, तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं। पूजा, अच्छे हैं अंकल, आपसे मिलने आने वाले थे पर अर्जेंट ही कहीं जाना पड़ गया। आनंद, कोई बात नहीं, अब तो मैं यहीं हूँ, उनसे मुलाकात तो हो ही जाएगी। कार्तिक, जी अंकल। ओके आरव, चलते हैं। आरव, ओके, दोबारा ज़रूर आना तुम दोनों। कार्तिक, हाँ यार, ज़रूर आएंगे। फिर वो दोनों सबसे मिलकर चले जाते हैं। आरव, अंकल आप भी जाइए, जाकर रेस्ट कर लीजिए, थक गए होंगे। तब आनंद भी चले जाते हैं अपने रूम में। शाम के वक्त माही चाय बनाकर लाती है और साथ में पकौड़े भी। तब आरव आनंद को बुलाने के लिए रूम में जाता है। वो अपना कुछ सामान रूम में सेट कर रहे थे। आरव, अंकल चलिए चाय पी लीजिए। आनंद, हाँ बेटा, आता हूँ। एक्चुअली मैं अपना कुछ सामान सेट कर रहा था। वह एक फ़ोटो फ्रेम बैग से निकाल कर टेबल पर रखते हैं। आनंद, चलो आरव, चलते हैं। फिर दोनों साथ में नीचे आ जाते हैं। आनंद, अरे वाह माही बेटा, तुमने तो चाय के साथ पकौड़े भी तले हैं। वाह, पकौड़े खाने लगते हैं। फिर तभी उन्हें याद आता है कि वो अपना फ़ोन रूम में ही भूल गए हैं। आनंद, अरे यार, मैं तो अपना फ़ोन रूम में ही भूल गया। आरव, अब कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। वह रूम में जाता है, चारों ओर देखता है। तब उसे टेबल पर फोटो फ्रेम के पास ही फ़ोन रखा हुआ दिख जाता है। वह जाकर मोबाइल उठा लेता है। तभी उसकी नज़र उस फोटो फ्रेम पर पड़ती है। वह उसे उठाकर देखने लगता है। उसमें नीलम, काव्या और आनंद की फ़ोटो थी। आरव उसे देखकर बोलता है, इसमें तो सिर्फ नीलम आंटी, काव्या और आनंद अंकल की ही फ़ोटो है। अंकल की दूसरी बेटी मीरा की कोई फ़ोटो नहीं है। पर ऐसा क्यों? अंकल ने अपनी दूसरी बेटी की फ़ोटो यहाँ क्यों नहीं रखी है? और तो और उन्होंने कभी हम सबको उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं। यहाँ तक कि आज तक हमने उसे कभी देखा ही नहीं। तभी आनंद के फ़ोन पर काव्या का कॉल आने लगता है। आरव कॉल रिसीव करता है। घर से आवाज़ आती है, हेलो डैड, सब ठीक है ना वहाँ? आपने एक बार भी कॉल नहीं किया। तब आरव बोलता है, हेलो काव्या। काव्या थोड़ा चौंकते हुए बोलती है, आरव तुम? मुझे लगा डैड है। आरव, सॉरी यार, एक्चुअली अंकल लिविंग एरिया में है, वो अपना मोबाइल रूम में ही भूल गए थे, तो बस मैं लेने आया था, तभी तुम्हारा कॉल आ गया। कैसी हो तुम? काव्या, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आरव, मैं भी अच्छा हूँ। काव्या, मैं भी डैड के साथ आना चाहती थी, मेरा बहुत मन था आने का, पर मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए तो प्लान कैंसिल करना पड़ा। आरव, हाँ अंकल ने बताया था। वैसे आंटी कैसी हैं? काव्या, अच्छी हैं। आरव, और मीरा, वो कैसी है? काव्या, वो भी ठीक है। तब आरव बोलता है, ओके ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात अंकल से करवाता हूँ। आरव फ़ोन लाकर अंकल को दे देता है। अगले दिन
आरव ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। फिर सब साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। आनंद, आरव बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरव, जी अंकल बोलिए। आनंद, देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि जिस हालात में तुम दोनों की शादी हुई है वो सही नहीं था, पर बेटा शादी तो हो गई है ना। अब तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। भले ही तुम दोनों में कितनी भी नाराज़गी हो, पर नफरत नहीं होनी चाहिए। आरव, अंकल आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आनंद, बेटा मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पति पत्नी होने के बावजूद तुम दोनों अलग अलग रूम में रहते हो, ये सही नहीं है। आरव, अंकल हमारी शादी भले ही हो गई हो, पर हम एक दूसरे को दिल से पति पत्नी नहीं मानते, और वैसे भी ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, माही के मॉम डैड के ज़िद की वजह से हुई है। तभी माही थोड़ा गुस्से से बोलती है, मिस्टर आरव, आप उनको क्यों बीच में ला रहे हैं? आरव, क्योंकि उनकी वजह से ही ये हुआ है। आनंद, बस करो आरव। और माही बेटा, तुम भी शांत हो जाओ। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। जब से यहाँ आया हूँ देख रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहते हो, ढंग से बात भी नहीं करते हो, पर अब ये नहीं चलने वाला। माही, मतलब? आनंद, मतलब ये कि मैंने तुम्हारे अंकल होने के नाते एक फ़ैसला किया है जिसे तुम दोनों को मानना होगा। आरव, कैसा फ़ैसला अंकल? आनंद, मैंने ये फ़ैसला किया है कि माही आज से तुम्हारे रूम में रहेगी। ये सुनकर आरव और माही दोनों चौंक जाते हैं। तभी आरव बोलता है, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? ये और मेरे रूम में? इम्पॉसिबल। इसके साथ तो मैं एक छत के नीचे ही रहना मुश्किल है। रूम की तो बात ही छोड़ दीजिए। माही, मुझे भी आपके रूम में नहीं रहना। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। आनंद, मैंने जो फैसला कर दिया सो कर दिया, अब ये नहीं बदलने वाला, समझे तुम दोनों? आरव, सॉरी अंकल, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। आनंद, ठीक है फिर, अगर तुम दोनों मेरी बात नहीं मानोगे तो मेरा यहाँ रहने का क्या फ़ायदा? मैं वापस कनाडा चला जाऊँगा। आरव, अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? आप कहीं नहीं जाएंगे। आप तो बिल्कुल कार्तिक की तरह ज़िद कर रहे हैं। प्लीज़ अंकल समझने की कोशिश कीजिए। मैं माही से डिवोर्स लेने वाला हूँ, फिर हम अलग हो जाएंगे। आनंद, ये भी तो हो सकता है कि ये नौबत ही ना आए। धीरे धीरे तुम दोनों का रिश्ता सुधर जाए। आरव, ये तो होने से रहा, ऐसा कभी नहीं होगा। माही को मैं अपनी पत्नी कभी नहीं मानूंगा। आनंद, देखो आरव, तुम मेरी बात मानोगे या नहीं, जल्दी बोलो। अगर तुम्हारे लिए मेरा फैसला, मेरी बात कोई मायने ही नहीं रखती तो कोई बात नहीं, फिर मैं आज ही यहाँ से चला जाऊँगा। आरव, अंकल प्लीज़, आप बार बार जाने की बात मत कीजिए। आप जानते हैं ना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं आपके फ़ैसले को कभी मना नहीं कर सकता हूँ, मुझे मंजूर है। माही मेरे रूम में रह सकती है। ये सुनकर आनंद खुश हो जाते हैं और माही हैरान। आरव, अंकल अब आप दोबारा जाने की बात नहीं करेंगे? आनंद आरव को गले लगाते हुए बोलते हैं, नहीं करूँगा, और सॉरी मैंने तुम्हें फोर्स किया, पर यह ज़रूरी था। फिर आनंद माही से बोलते हैं, माही तुम जाओ और जाकर अपना सारा सामान आरव के रूम में शिफ्ट कर लो। माही, लेकिन मैं। तभी आनंद उसकी बात को बीच में ही काटते हुए बोलते हैं, प्लीज़ बेटा, अब कोई डिस्कशन नहीं होगा इस पर, तुम अभी जाओ। तब माही चली जाती है। आरव, ओके अंकल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, शाम को मिलते हैं। आनंद, ठीक है बेटा। फिर आरव चला जाता है। कुछ देर बाद माही आरव के रूम में जाती है और अपना सारा सामान शिफ्ट करने लगती है। वो सबसे पहले अपने कपड़े आरव के कबर्ड में रखती है, उसके बाद और सामान शिफ्ट करने लगती है। उसी सामान में
एक छोटा सा बॉक्स भी था जिसे उसने कई सालों से अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। माही उस बॉक्स को ओपन करती है। उसमें बहुत ही खूबसूरत हार्ट शेप का लॉकेट था। वह उस लॉकेट को खोलती है तो उसमें दो फोटो लगी हुई थी। एक माही की थी और दूसरी किसी और की। उस फोटो को देखकर माही की आंखों में आंसू आ जाता है। वह रोते हुए बोलती है, तुम्हारी बहुत याद आती है। काश कि एक बार तुमसे मिल पाती, पर मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम हो कहाँ। फिर माही अपने आंसू पोंछती है और उस लॉकेट को पहन लेती है। फिर माही एक फ़ोटो फ्रेम उठाती है और उसे प्यार से देखते हुए बोलती है, आप दोनों मुझसे बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिल के बहुत करीब। मैं आप दोनों से जल्दी ही मिलूँगी। फिर वह उस फ्रेम को बहुत ही कायदे से रख देती है। वह उसे ऐसी जगह रखती है जहाँ पर आरव की नज़र ना पड़े। शाम को जब आरव ऑफिस से वापस आता है तब वह सीधे अपने रूम में जाता है और फिर अपने कपड़े निकालने के लिए जैसे ही कबर्ड खोलता है उसमें माही के कपड़े देखकर गुस्सा हो जाता है। उसी वक्त माही रूम में आती है। आरव गुस्से से बोलता है, तुमने अपने कपड़े मेरे कबर्ड में क्यों रखे हैं? माही, मैं अपने कपड़े कबर्ड में नहीं रखूँगी तो और कहाँ रखूँगी? आरव, तुम अपने कपड़े जहाँ भी रखो, मुझे इससे मतलब नहीं है, बस मेरे कबर्ड से निकालो। माही, देखिए मिस्टर आरव, मैं भी आपके रूम में नहीं रहना चाहती, लेकिन क्या करूं? जैसे आप अंकल के फैसलों को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी उनके फैसले के आगे मजबूर हूँ। मुझे भी आपके साथ रहना पड़ रहा है और ये हम दोनों की मजबूरी है, इसीलिए थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। आरव, एडजस्ट कर तो रहा हूँ, तुम्हें रूम में रहने दे रहा हूँ, ये क्या कम है? माही, आपको पता है आप बहुत खड़ूस हैं। आरव, क्या क्या कहा तुमने मुझे? खड़ूस? तो तुम क्या हो? तुम एक नंबर की झगड़ालू हो और ज़िद्दी हो, समझी तुम? और तुमने मुझे खड़ूस कैसे बोला? बोलो। माही, खड़ूस को खड़ूस नहीं कहूँगी तो और क्या कहूँगी? आरव, अब तुम मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। मिसेज़ माही मल्होत्रा, बेहतर यही होगा कि जल्दी से अपने कपड़े मेरे कबर्ड से बाहर निकालो। माही, बिल्कुल भी नहीं, अब ये रूम मेरा भी है, तो मैं अपने कपड़े कबर्ड से नहीं निकालने वाली। तो आपको जो करना है कर लीजिए। यह कहकर वह चली जाती है। आरव बस चिल्ला कर रह जाता है, माही, तुम कभी नहीं सुधर सकती। मुझे लगा तुम बदल गई हो, पर नहीं, ये मेरी गलतफहमी थी। तुम अभी भी वैसी ही हो, ज़िद्दी, नकचड़ी और झगड़ालू। इसी तरह रात में आरव अपनी चादर और तकिया उठाता है और सोफे पर जाकर लेट जाता है। माही, मिस्टर आरव, आप सोफे पर क्यों सो रहे हैं? आरव, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर तो बिल्कुल भी नहीं सो सकता। माही, हाँ तो मैं कौन सा आपको अपने साथ सोने के लिए बोल रही हूँ। मैं तो बस इसीलिए बोल रही थी क्योंकि आपको सोफे पर सोने की आदत नहीं होगी, इसीलिए आप बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। आरव थोड़ा हैरानी से बोलता है, ओह सीरियसली, तुम्हें मेरी इतनी परवाह कब से होने लगी? माही, आप मेरे सवालों का सीधा जवाब नहीं दे सकते। आरव, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता और इतनी मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं तुम्हें। माही, आपसे तो बात ही करना बेकार है। आरव, हाँ तो किसने कहा है कि मुझसे बात करो मत करो? और प्लीज़ खुद भी सो और मुझे भी सोने दो। माही,
गुस्से से बोलती है, खड़ूस कहीं का, हमेशा बस डांटता ही रहता है। अब नहीं बोलूँगी इसको, जैसे सोना है वैसे सोए, मुझे क्या, ये बोलकर वो सो जाती है। वहीं आरव को सच में उस सोफे पर नींद नहीं आ रही थी। उसकी आदत थी बेड पर सोने की, इसीलिए उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वह कभी इस करवट तो कभी उस करवट, पूरी रात वो इसी तरह सोया। वहीं माही बहुत आराम से सोई। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है, पर दोनों में झगड़े कम ही नहीं होते। आनंद पूरी कोशिश कर रहे थे इन दोनों को एक करने की, पर उनकी हर कोशिश नाकाम हो जाती। माही तो एक बार कोशिश भी करती सब ठीक करने की, पर आरव, उसका गुस्सा तो जल्दी शांत ही नहीं होता। एक दिन सब बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी आनंद आरव से बोलते हैं, आरव बेटा, तुमने माही को फ़ोन तक नहीं दिया है। उसका भी तो मन करता होगा अपने घर वालों से बात करने का। आरव एक बार के लिए सोचता है, उसने तो कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। आनंद, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आरव, कुछ नहीं अंकल, मैं मंगा दूंगा एक नया सेट। माही ये सुनकर खुश हो जाती है। माही के चेहरे पर खुशी देखकर आनंद भी खुश हो जाते हैं। डिनर खत्म करने के बाद आनंद अपने रूम में चले जाते हैं और आरव माही भी अपने रूम में जाते हैं। आरव जाकर सोफे पर लेट जाता है और माही बेड पर। आरव को सोफे पर सोता हुआ देखकर माही को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वह लाइट ऑफ करके सो जाती है। आरव लेटा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी, वो जाग रहा था। माही एकदम गहरी नींद में सो जाती है। तभी अचानक से वो नींद में चिल्लाने लगती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मत मारो, बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। यह सुनकर आरव दौड़कर उसके पास जाता है तो देखता है कि माही पसीने से लथपथ चिल्लाए जा रही है और उसकी ऐसी हालत देखकर आरव परेशान हो जाता है और उसे जगाने की कोशिश करने लगता है। माही, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? उठो, देखो मैं हूँ, कोई नहीं मार रहा तुम्हें। उठो माही। वह तुरंत झटके से उठ जाती है और आरव के गले लग जाती है। आरव भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाता। आरव, माही शांत हो जाओ, देखो मैं हूँ तुम्हारे पास, यहाँ कोई नहीं है, कोई तुम्हें नहीं मार रहा। तभी माही रोते हुए बोलती है, आरव वो मुझे मार देगा। आरव, यहाँ कोई नहीं है, मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, तुम आराम से लेट जाओ यहाँ पर। वह माही को शांत कराते हुए वापस लिटा देता है। माही आरव का हाथ कस के पकड़ लेती है और बोलती है, प्लीज़ मिस्टर आरव, मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मेरे पास ही रहिए। आरव, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम आराम से सो जाओ। माही आरव का हाथ पकड़े हुए सो जाती है। आरव माही के पास ही बैठ जाता है। वो सारी रात माही के बगल में ही बैठा रहता है और बैठे बैठे ही सो जाता है। सुबह जब आरव की नींद खुलती है तो वो देखता है कि माही उसको पकड़कर एकदम बच्चे की तरह सो रही थी। आरव उसे कुछ देर देखता ही रहता है और मन में सोचता है, ये सोती हुई कितनी मासूम लगती है। फिर वह उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाता है और बेड से नीचे उतर जाता है और ऑफिस के लिए रेडी होने लगता है। और कुछ ही देर में रेडी होकर नीचे आता है तो देखता है कि आनंद सोफे पर बैठे पेपर पढ़ रहे थे। आरव
अरे अंकल, आप जग गए? आपने नाश्ता किया? संदीप, तुमने अंकल को नाश्ता नहीं दिया? आनंद, अरे नहीं आरव, मैंने ही उसे मना कर दिया था। मैं तुम दोनों के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इसीलिए। आरव बोलता है, आइए साथ में नाश्ता करते हैं। पर बेटा, माही कहाँ है? वह अभी सो रही है। एक्चुअली अंकल, कल रात में वह नींद में बहुत डर गई थी। उसे बहुत मुश्किल से सुलाया था, इसीलिए मैंने उसे नहीं जगाया। और कुछ ही देर में रेडी होकर नीचे आता है तो देखता है कि आनंद सोफे पर बैठे पेपर पढ़ रहे थे। आरव, अरे अंकल, आप जग गए? आपने नाश्ता नहीं किया? संदीप, तुमने अंकल को नाश्ता नहीं दिया? आनंद, अरे नहीं आरव, मैंने ही उसे मना कर दिया था। मैं तुम दोनों के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता था, इसीलिए। आरव बोलता है, आइए साथ में नाश्ता करते हैं। पर बेटा, माही कहाँ है? वह अभी सो रही है। आरव बोलता है, एक्चुअली कल रात में वह नींद में बहुत डर गई थी, तो उसे बहुत मुश्किल से सुलाया था मैंने, इसीलिए उसे नहीं जगाया। आनंद कुछ सोचने लगते हैं। आरव बोलता है, क्या हुआ अंकल? आनंद, लगता है उसने डरावना सपना देख लिया होगा। अच्छा किया तुमने उसे नहीं जगाया। आरव, हाँ अंकल, मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर आरव ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर आरव ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में पहुंचता है तो देखता है कि निशा थोड़ा परेशान खड़ी थी। आरव, क्या हुआ मिस निशा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो जैसे ही आरव को देखती है तुरंत उसके गले लग जाती है। आरव निशा की इस हरकत से शॉक्ड हो जाता है और गुस्से से चिल्लाता है, ये क्या हरकत है मिस निशा? वह निशा को धक्का देते हुए बोलता है, आप होश में तो हैं? आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? मैं आपका बॉस हूँ और आप मेरी सेक्रेटरी, तो लिमिट में रहिए। आप लिमिट क्रॉस करने की कोशिश मत कीजिए, समझी? निशा, सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा इंटेंशन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। सर, एक्चुअली मैं बहुत परेशान थी, इसीलिए गलती से हो गया। सॉरी, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। तब आरव अपने गुस्से को कम करते हुए बोलता है, आप पहले पानी पीजिए और बताइए क्या बात है। सर, दरअसल मैं जब भी ऑफिस के बाद घर जाती हूँ तो कुछ लड़के मुझे बहुत परेशान करते हैं, मेरा पीछा करते हैं घर तक। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आरव, तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करी? निशा, सर मुझे डर लगता है कि अगर मैंने उनके खिलाफ कंप्लेन की तो वो कहीं मुझसे बदला ना ले। आरव, ओके डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज आप मेरे साथ चलिएगा, देखता हूँ कि कौन है वो लड़के। निशा खुश होते हुए बोलती है, आप मेरे साथ चलेंगे? तो फिर मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। थैंक यू सर। आरव, लेकिन आगे से आप ऐसी हरकत नहीं करेंगी। निशा, ओके सर, आगे से ध्यान रखूंगी। ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है तब आरव निशा से बोलता है, मिस निशा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ और उन लड़कों को भी देख लूँगा। निशा तो बहुत खुश थी कि आरव के साथ जा रही थी। आरव कार में बैठ जाता है और निशा भी उसके बगल में आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में आरव निशा के घर के पास पहुंच जाता है। तभी निशा आरव से बोलती है, सर वह देखिए, वहाँ खड़े हैं वह सारे लड़के। आरव झांक कर देखता है तो वहाँ 4 लड़के खड़े थे। वह चारों दिखने में ही एक नंबर के बिगड़ैल लग रहे थे।
आरव निशा से बोलता है, आप आगे चलिए, मैं आपके पीछे हूँ। उन लड़कों में से किसी ने भी आपको परेशान किया फिर मैं उन्हें बताऊंगा। निशा, ओके सर। निशा बिना डरे आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसके साथ आरव जो था वह जब उन चारों लड़कों के पास से गुजरती है तभी एक लड़का उसे छेड़ते हुए बोलता है, आ गई मैडम, हम आपका कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। निशा गुस्से से बोलती है, तमीज़ में रहो, बदतमीज़ी की ना मेरे साथ तो मुंह तोड़ दूंगी। तभी तीसरा वाला लड़का बोलता है, अरे लगता है मैडम नाराज़ हो गई, लेकिन हमेशा तो हमें इग्नोर कर देती थी, पर आज तो तीखी मिर्ची बनी हुई है। आरव गुस्से से उन लड़कों के पास जाता है। उसे देखकर उनमें से एक लड़का बोलता है, अरे देखो, आज तो उनका बॉयफ्रेंड भी इनके साथ आया है। यह सुनकर तो आरव गुस्से से लाल हो जाता है। वहीं निशा आरव को अपना बॉयफ्रेंड सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है। वहीं आरव गुस्से से बोलता है, तुम जैसे घटिया लड़कों की वजह से लड़कियां घर से बाहर निकलने से डरती हैं। शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हुए कि किसी भी लड़की को छेड़ने लायक नहीं रहोगे। तभी उनमें से एक लड़का धीरे से दूसरे लड़के से बोलता है, देखने से ये किसी रईस घर का लगता है, हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, कहीं इससे पंगा लेना भारी न पड़ जाए। दूसरा लड़का, हाँ सही कह रहा है तू, मुझे भी ऐसा ही लगता है, चल चलते हैं यहाँ से। तब दूसरे दोनों लड़कों से भी चलने को बोलते हैं और आरव से सॉरी कहते हुए बोलते हैं, सॉरी भाई, अब से हम किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेंगे और आपकी गर्लफ्रेंड को भी नज़र उठाकर नहीं देखेंगे। उन लड़कों का निशा को उसकी गर्लफ्रेंड बताना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता, बस इतना ही बोलता है, अब दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा इनको या किसी भी और लड़की को छेड़ते हुए दिखे तो अरेस्ट करवा दूंगा, फिर पीसते रहना चक्की लाइफ टाइम। यह सुनकर सब वहाँ से भाग जाते हैं। निशा खुश होते हुए बोलती है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता कि आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आरव, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जा सकती हैं, वो अब आपको परेशान नहीं करेंगे। निशा का तो मन कर रहा था कि वह आरव को कसकर गले लगाए, पर वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। आरव, ओके मिस निशा, मैं चलता हूँ। यह बोलकर वह जाकर अपनी कार में बैठता है और निकल जाता है। निशा मुस्कुराती हुई अपने घर के अंदर चली जाती है। इधर आरव जब घर पहुँचता है तो देखता है कि माही और आनंद साथ में बैठे बातें कर रहे थे। तब आरव उनके पास जाता है। आनंद, अरे आरव, तुम आ गए, आओ हमारे साथ बैठो। तब आरव उनके साथ बैठते हुए बोलता है, वैसे आप लोग क्या बातें कर रहे थे? आनंद हंसते हुए बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारे बचपन की बातें माही को बता रहा था कि तुम बचपन में कितने शरारती थे, बहुत शरारत करते थे, अपनी आंटी को कितना परेशान करते थे, जल्दी दूध नहीं पीते थे और हमेशा घूमने की जिद किया करते थे और जल्दी स्कूल जाने का नाम ही नहीं लेते थे। कितनी मुश्किल होती थी अविनाश को तुम्हें स्कूल भेजने में। वह सुनकर माही को हंसी आ जाती है। तभी आरव, क्या अंकल, आप भी, वो सब बचपन की बात थी, और वैसे भी अपने बचपन में तो सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं। फिर वह माही की ओर देखते हुए बोलता है, और तुम क्या हंस रही हो? आई एम श्योर
तुम भी अपने बचपन में ऐसी ही होगी। माही, एक्सक्यूज़ मी, मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं अपने बचपन में बहुत सीधी थी। आपकी तरह दूध पीने में नखरे नहीं करती थी और ना ही स्कूल से जाने से भागती थी। आरव: अच्छा, तुम बचपन में सीधी थी तो बड़े होते ही इतनी झगड़ालू कैसे हो गई? माही: आप भी तो खड़ूस हो गए। आरव गुस्से से बोलता है: तुमसे ना मुझे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। वैसे भी मैं आज बहुत थक गया हूँ। ये बोलकर वह अपने रूम में चला जाता है। आनंद: अरे, ये तो नाराज हो गया। घर आरव जैसे ही अपने रूम में पहुंचता है तो रूम की हालत देखकर गुस्सा जाता है, क्योंकि माही के सारे कपड़े बेड पर और सोफे पर पड़े हुए थे और कबोर्ड खुला हुआ था। आरव गुस्से से बोलता है: इस लड़की ने मेरे रूम का क्या हाल बना दिया है। कुछ दिन तक ये रूम कितना साफ सुथरा था, पर आज देखो, लगता ही नहीं कि ये वही रूम है। फिर वह जाकर कबर्ड से अपने कपड़े लेकर उसे बंद करता है और फिर नहाकर बाहर आता है। तभी माही रूम के अंदर आती है। आरव उसे गुस्से से बोलता है: तुमने मेरे रूम का ये क्या हाल बना रखा है? माही: तुमने अपने कपड़े ऐसे क्यों फैलाए हैं? अभी के अभी क्लीन करो। तब माही अपने कपड़े समेटने लगती है, लेकिन कपड़े ज़्यादा थे तो वह आरव से बोलती है: आरव, अगर आप मेरी हेल्प कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। आरव उसे घूरते हुए बोलता है: क्यों क्यों हेल्प करवाऊँ तुम्हारी? ये सब तुमने फैलाया है तो खुद ही करो। माही गुस्से से बोलती है: मिस्टर आरव, आप सच में बहुत बुरे हैं। आपके अंदर दिल नहीं है, आप बहुत पत्थर दिल हैं। यह बोलकर वह अपने कपड़े समेटने लगती है। आरव जाकर बेड पर बैठ जाता है और अपना फ़ोन चलाने लगता है। माही अपने सारे कपड़े कबर्ड में डाल देती है। फिर उसे कुछ याद आता है तो वह ढूंढने लगती है। वह बेड के पास आकर आरव के अगल बगल देखने लगती है। आरव से रहा नहीं जाता तो वह उससे पूछता है: क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो? माही: वो मैं अपनी कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने उसे। आरव: देखो, तुम जो भी ढूंढ रही हो वो यहाँ नहीं है, तो प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो और अपनी चीज़ों को संभाल कर रखा करो, समझी? अब प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। माही मन में सोचती है, यह खड़ूस से तो बात ही करना बेकार है। पता नहीं मैंने अपना क्लेचर कहाँ रख दिया। तभी आरव अपना फ़ोन टेबल पर रखता है और फिर वह जैसे ही लेटता है कि तभी उसकी पीठ में कुछ चुभता है। आरव चिल्लाते हुए तुरंत उठकर बैठ जाता है। तभी माही पूछती है: क्या हुआ मिस्टर आरव? आरव: मेरी पीठ में कुछ चुभा। वह जब उस चीज़ को उठाकर देखता है तो गुस्से से चिल्लाता है: ये क्या है माही? तुम अपनी चीज़ों को संभाल कर नहीं रख सकती? इतनी ज़ोर का चुभा है ये। माही: अरे, मेरा क्लेचर यही था, मैं इसी को ही कब से ढूंढ रही थी। माही को हंसी आ जाती है। वह हंसते हुए बोलती है: सॉरी मिस्टर आरव, पर आपको भी तो देख कर लेटना चाहिए था। आरव: बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? माही: सॉरी मिस्टर आरव, पर क्या करूं, मेरी हंसी रुक ही नहीं रही। आरव: बहुत हंसी छूट रही है ना? अभी बताता हूँ। वह ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है। माही: वो देखो, कॉकरोच। यह सुनते ही माही घबरा जाती है और भागने के चक्कर में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में थोड़ी चोट आ जाती है। पर आरव उसे नहीं पता था कि माही को सच में लग गई है। वह तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है: माही, तुम तो सच में बहुत डरपोक हो। कॉकरोच से भला कौन डरता है? मैंने तो बस मजाक किया था, पर तुम तो सच में डर गई। लेकिन जब माही
उसका कोई जवाब नहीं देती, तब वह थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है, ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रही। तब वह बेड पर से तुरंत उठकर माही के पास जाता है तो देखता है कि माही अपने पैर को पकड़े हुए बैठी थी। आरव, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हारे पैर में लगी है क्या? दिखाओ मुझे। माही, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी ही लगी है, ठीक हो जाऊंगी। आरव, एक बार मुझे देखने तो दो। देखो, आई नो कि मुझे तुम्हें ऐसे नहीं डराना चाहिए था, बट तुम्हें भी तो ऐसे जल्दबाजी में नहीं भागना चाहिए था। दिखाओ मुझे, कहाँ लगी है? माही, प्लीज़ मिस्टर आरव, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तब आरव गुस्से से बोलता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी। ठीक है फिर। आरव तुरंत माही को गोद में उठा लेता है। माही हैरान होते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए। वह उसे नहीं उतारता। माही, देखिए मिस्टर आरव, प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए। वह उसे नहीं उतारता। माही, देखिए मिस्टर आरव, प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए। देखिए मिस्टर आरव, जब आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते तो आप मुझ पर कोई हक नहीं जता सकते। आरव माही को बेड पर बिठाते हुए बोलता है, चुप, एकदम चुप। कितना बोलती हो यार तुम। थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? और मैं तुम पर कोई हक नहीं जता रहा, समझी? तो अब एकदम शांति से बैठो, मुझे देखने दो, वरना सच में मैं तुम पर हक जताने लगूंगा। यह सुनकर माही घबराते हुए बोलती है, ये क्या बोल रहे हैं आप? माही के घबराते हुए चेहरे को देखकर आरव को हंसी आ जाती है। वह हंसते हुए बोलता है, डोंट वरी, मैं मजाक कर रहा था। फिर आरव उसके पैर में दवा लगा देता है और बोलता है, कुछ देर में दर्द कम हो जाएगा और तुम्हें आराम मिल जाएगा, तब तक तुम आराम करो। यह बोलकर आरव वहाँ से चला जाता है और माही उसे जाता हुआ देखती रहती है और उसके चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद जब आरव माही को डिनर के लिए बुलाने आता है तो देखता है कि माही सो चुकी थी। वह उसे जगाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन उसको गहरी नींद में सोता देखकर नहीं जगाता, इसीलिए वापस जाने लगता है। तभी देखता है कि माही की पिलो उसके सर से निकलकर नीचे गिरी हुई थी। तब वह उस पिलो को उठाकर माही के सिर के नीचे वापस लगाने लगता है। लगाने के बाद वह जैसे ही उठने लगता है कि तभी माही का वह हार्ट शेप लॉकेट जो उसने पहना हुआ था वह आरव की शर्ट के बटन में फंस जाता है। वह उसे अपनी शर्ट के बटन से निकालने लगता है, लेकिन निकालते निकालते उसकी नज़र जब उस लॉकेट पर पड़ती है तो एक बार के लिए वह उसे देखने लगता है और मन में सोचता है, ये लॉकेट माही ने कब लिया? फिर वह जैसे ही उस लॉकेट को खोलने ही वाला होता है कि माही करवट बदलने लगती है, जिससे आरव डिसबैलेंस होकर माही के ऊपर ही गिर जाता है और उसी वक्त माही की नींद टूट जाती है और वह जग जाती है। कुछ देर तो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खोए हुए। तभी माही बोलती है, मिस्टर आरव, प्लीज़ मेरे ऊपर से उठेंगे? तभी आरव, जो थोड़ी देर के लिए सही उसकी आंखों में खोया हुआ था, होश में आते ही तुरंत उसके ऊपर से उठने लगता है कि तभी वापस उसके ऊपर गिर जाता है, क्योंकि माही का लॉकेट अभी भी आरव के शर्ट के बटन से फंसा हुआ था। ये देखकर माही तुरंत उस लॉकेट को आरव की शर्ट से निकालने लगती है। तभी आरव बोलता है, ये क्या कर रही हो माही? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो?
ऐसे तो ये और उलझ जाएगा। तुम छोड़ो, मैं निकालता हूँ। फिर आरव उसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी शर्ट के बटन से छुड़ा देता है। छुड़ाते ही वह उस लॉकेट को देखते हुए बोलता है, इसमें फ़ोटो भी लगी होगी, है ना? वैसे तुमने किसकी फ़ोटो लगाई है? यह बोलकर आरव उस लॉकेट को जैसे ही खोलने वाला होता है कि तभी माही लॉकेट को उससे हाथ से छीनते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको इतना भी मैनर नहीं है कि किसी की भी चीज़ को बिना उसकी इजाज़त के नहीं छूना चाहिए। और अब तो लॉकेट आपकी शर्ट के बटन से निकल गया है, तो अब तो मेरे ऊपर से उठिए। तब आरव सॉरी बोलते हुए तुरंत माही के ऊपर से उठ जाता है और जाकर सोफे पर लेट जाता है। माही को चैन की सांस आती है क्योंकि आरव ने उस लॉकेट को नहीं खोला था। अगले दिन आरव जल्दी उठ जाता है और सुबह से ही बस फोन पर ही लगा रहता है। तभी आनंद उससे बोलते हैं, आरव बेटा, सुबह से देख रहा हूँ तुम फोन पर ही लगे हो, जबकि आज तो संडे है ना, फिर भी इतना बिजी। थोड़ा काम से रेस्ट लो। आरव नहीं ले सकता अंकल, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा काम है। आनंद कैसा काम? आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, एक्चुअली जब से मुझे अवार्ड मिला है तब से मैंने कोई पार्टी नहीं दी। उधर बीच में बहुत बिजी हो गया था, इसीलिए पार्टी नहीं दे पाया था। इसीलिए आज शाम मैंने पार्टी रखी है और उसमें मैं किसी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने वाला हूँ। आनंद, अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुमने पार्टी कहाँ रखी है? तब आरव बोलता है, मैंने पार्टी द रॉयल पैलेस में रखी है अंकल। आनंद, ग्रेट, चलो तो अच्छा है। अब तुम लगे रहो, फिर मैं भी शाम की तैयारी में लग जाता हूँ। उधर माही बालकनी में खड़ी थी कि तभी आरव रूम में आता है और माही को आवाज़ देता है, माही इधर आओ। माही बालकनी से रूम में आती है और हैरानी से आरव को देखते हुए बोलती है, आपने मुझे बुलाया? आरव, हाँ मैंने बुलाया, क्यों नहीं बुला सकता? माही, अब बताइए कि आपने मुझे क्यों बुलाया? आरव, बता रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो। तब वह एक पैकेट माही को देते हुए बोलता है, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। माही आरव को देखते हुए बोलती है, इसमें क्या है? आरव, तुम खुद ही देख लो। तब माही उस पैकेट को खोल कर देखती है तो उसमें मोबाइल सेट होता है। यह देखकर माही खुश होते हुए बोलती है, ये मेरे लिए है। कितना दिन हो गया था अपने परिवार से बात किए हुए, अब मैं उनसे बात कर पाऊंगी। थैंक यू सो मच मिस्टर आरव। यह बोलकर माही आरव के गले लग जाती है। यह देखकर आरव हैरान हो जाता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो चाह कर भी माही को खुद से दूर नहीं कर पाता। और ऐसा क्यों हो रहा था ये उसे भी नहीं समझ आ रहा था। इसीलिए वह थोड़ी रूडनेस के साथ बोलता है, ये क्या है माही, तुम हमेशा मुझसे चिपकने की कोशिश क्यों करती रहती हो? दूर से भी तो अपनी खुशी जाहिर कर सकती हो ना। और वैसे भी तुम्हें थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने तुम्हारी खुशी के लिए नहीं किया है,
वो तो अंकल ने कहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये फ़ोन लेकर आया। तो अब ये गलत फहमी मत पाल लेना कि ये मैंने तुम्हारे लिए किया है, समझी? माही थोड़े गुस्से से बोलती है। हाँ, पता है मुझे कि आप इतने दरिया दिल नहीं हैं, लेकिन अंकल के कहने पर आप लेकर आए, इसीलिए मैंने आपको थैंक यू बोला। और रही बात चिपकने वाली, तो आप मेरे बारे में ये सोचते हैं कि मैं आपसे चिपकती हूँ। अगर ऐसा लगता है तो आपको मिस्टर आरव, तो ठीक है, आइंदा से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं ऐसा दोबारा ना करूं। आरव कुछ नहीं बोलता, बस वहाँ से चला जाता है। आरव के जाने के बाद माही जब वापस उस मोबाइल को देखती है तो उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, अब मैं अपनी फैमिली से कम बात तो कर पाऊंगी। इतने महीने हो गए थे उनसे बात किए। इधर आरव मिस्टर सिंघानिया को कॉल करता है। आरव, हेलो सर, कैसे हैं आप? मिस्टर सिंघानिया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आरव, मैं भी अच्छा हूँ। मिस्टर सिंघानिया, और माही कैसी है? आरव, वो भी ठीक है। एक्चुअली सर, मैं अवार्ड की खुशी में पार्टी नहीं दे पाया था, तो इसीलिए आज मैंने रॉयल पैलेस में एक ग्रैंड पार्टी रखी है और आपको चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट करना चाहता हूँ। आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मिस्टर सिंघानिया, हाँ आरव, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा और इसी बहाने तुम दोनों से दोबारा मेरी मुलाकात हो जाएगी। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मिस्टर सिंघानिया, वेलकम माय बॉय। चलो ठीक है, रखता हूँ, शाम को मिलते हैं। तब आरव भी बाय बोलकर कॉल कट कर देता है। इसके बाद वह कार्तिक को कॉल करता है और उसको इनवाइट करता है। फिर लास्ट में निशा को इनवाइट करने के बाद सभी को वह इनविटेशन कार्ड भिजवा देता है। निशा तो फूले ही नहीं समा रही थी। उसने अपने पूरे रूम को फैला दिया था, सिर्फ अच्छी ड्रेस को निकालने के लिए। इधर आरव अपने डिज़ाइनर को बुलाता है और अपने लिए, आनंद के लिए और माही के लिए भी ड्रेस मंगवाता है। माही अपने लिए बहुत ही ब्यूटीफुल पीच कलर का गाउन चूज़ करती है। शाम होते ही सब रेडी हो जाते हैं। आरव और आनंद रेडी हो जाते हैं। आरव ने वाइट शर्ट के साथ ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना हुआ था, हाथ में गोल्डन वॉच और आँखों में चश्मा। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो एकदम रेडी था, बस माही का वेट कर रहा था, क्योंकि माही अभी भी नीचे नहीं आई थी। आरव आनंद से बोलता है, अंकल आप जाइए, मैं माही को लेकर आता हूँ। आनंद, ओके बेटा, पर जल्दी आना। यह बोलकर आनंद चले जाते हैं। आरव गुस्से से बोलता है, कहाँ रह गई ये लड़की? इतना टाइम कौन लगाता है? मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। ये बोलकर आरव जैसे ही माही को बुलाने के लिए ऊपर जाने लगता है कि तभी माही सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगती है। आरव तो बस उसे देखता ही रह जाता है। वह पीच कलर की गाउन में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। उसके खुले लंबे बाल और चेहरे पे लाइट मेकअप, साथ ही उसकी क्यूट स्माइल आरव को उसकी ओर खींच रही थी। माही सीढ़ियों से नीचे उतरकर आती है
और आरव से बोलती है, चलिए मिस्टर आरव। तभी आरव बोलता है, रुको, सब ठीक है, बस एक चीज़ है जो तुम्हारे इस पूरे लुक को खराब कर रही है। माही हैरान होते हुए बोलती है, क्या क्या चीज़ है वो? आरव, एक मिनट रुको, मैं अभी बताता हूँ। यह बोलकर वह चला जाता है और थोड़ी देर बाद वापस आता है तो उसके हाथ में एक रेड कलर का बॉक्स होता है। माही, ये क्या है मिस्टर आरव? आरव, बताता हूँ, पहले तुम अपना ये लॉकेट उतारो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे लुक को ख़राब कर रहा है। माही, नहीं मिस्टर आरव, मैं इसे नहीं उतारूंगी। आरव, क्यों? इस लॉकेट से अच्छा तो ये डायमंड सेट है जो मैं लेकर आया हूँ। अब तुम जल्दी से इसे उतारो। माही, नहीं मिस्टर आरव, ये मेरे लिए इस डायमंड सेट से भी कहीं ज़्यादा कीमती है, मैं इसे नहीं उतार सकती। आरव गुस्से से बोलता है, देखो माही, ये एक ग्रैंड पार्टी है और तुम इस घर में माहिरा मल्होत्रा हो, पर उस पार्टी में माहिरा कपूर होगी, तो इसीलिए मिसेस कपूर की तरह रेडी हो, ना कि मिसेस मल्होत्रा की तरह। तभी माही, प्लीज़ मिस्टर आरव, आप मुझे इसे उतारने के लिए फोर्स मत कीजिए। आरव, आखिर है क्या इस लॉकेट में जो तुम इसे उतार नहीं रही हो? तभी माही थोड़ा घबराते हुए बोलती है, कुछ भी तो नहीं, बस ये मुझे पसंद है इसीलिए। आरव, ओके फाइन, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, तुम इसे पहनकर मेरे साथ चल सकती हो, बस मेरी एक शर्त है। माही, कैसी शर्त? आरव, तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि इस लॉकेट में क्या है, फिर तुम इसे पार्टी में पहन कर जा सकती हो, तो बोलो मंजूर है? तभी माही गुस्से से बोलती है, क्यों, आपको क्यों देखना है मेरा लॉकेट, और मैं आपको क्यों दिखाऊं? आरव, देखो माही, अगर तुमने मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं तुम्हें ये पहन कर नहीं जाने दूंगा, और तुम ये बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं अपनी बात का कितना पक्का हूँ। माही, हाँ जानती हूँ कि आप अपने बात के बहुत पक्के हैं, पर अगर हम इसी तरह बहस करते रहेंगे तो हमें लेट हो जाएगा, इसीलिए आप मुझे वो डायमंड सेट दीजिए, मैं वही पहन कर चलूँगी, यह लॉकेट उतार दूँगी। यह बोलकर माही वो लॉकेट उतार देती है और डायमंड सेट पहन लेती है। आरव ये देखकर हैरान हो जाता है, वह मन में सोचता है, आखिर इस लॉकेट में ऐसा क्या है जो माही मुझे दिखाना नहीं चाहती, लेकिन मैं भी पता करके रहूँगा। तभी माही, चलिए ना मिस्टर आरव, अब तो मैंने आपका दिया हुआ ये डायमंड सेट भी पहन लिया है। आरव, हाँ, पर इतनी बहस भी तो करी। माही मन में बोलती है, खड़ूस कहीं का, आखिरकार अपनी बात मनवा कर ही छोड़ी इसने। तब दोनों कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। कुछ घंटे में वह दोनों रॉयल पैलेस पहुंच जाते हैं। रॉयल पैलेस काफ़ी बड़ा था और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। आरव माही दोनों कार से बाहर आते हैं। फिर आरव माही का हाथ पकड़कर पैलेस के अंदर जाता है। माही मन में सोचती है, इस खड़ूस को तो देखो, सबके सामने कितने प्यार से बिहेव करता है, जैसे मुझसे बहुत प्यार करता हो, और ऐसे मुझे हर वक्त डांटता रहता है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं तभी पीछे से निशा भी निधि के साथ टैक्सी में आ जाती है। रॉयल पैलेस को देखकर तो निशा और निधि की आंखें फटी रह जाती हैं। निशा, ये महल तो कितना खूबसूरत है निधि। तभी निधि, हाँ यार, तू सही कह रही है, अब चलना जल्दी अंदर, मुझसे वेट नहीं हो रहा। निशा,
हाँ यार, मुझसे भी वेट नहीं हो रहा, चल अंदर चलते हैं। तब दोनों साथ में अंदर जाती हैं। आज निशा ने वाइट शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, बालों को एक साइड किया था, हाथ में ब्रेसलेट, पैरों में हाई हील्स पहनी हुई थी। इधर आरव और माही जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तभी आनंद, अरे बच्चों, आ गए तुम दोनों आज बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। माही, बेटा तुम तो एकदम परी लग रही हो। माही मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू अंकल। तभी जैसे ही निशा और निधि अंदर आती हैं, उन्हें देखकर माही का मुंह बन जाता है। वह आरव से बोलती है, आपने इन चुड़ैलों को भी बुलाया है यहाँ? आरव, हाँ बुलाया है। क्यों? ये मेरी पार्टी है तो मैं जिसे चाहूँ उसे बुलाऊं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? माही गुस्से से बोलती है, मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे ये दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर ये निशा। आरव, आखिर तुम्हें इस लड़की से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, बोलो। माही, अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो, कि आपको उस निशा से इतनी हमदर्दी क्यों है? आरव, माही तुम कहीं जेलस तो नहीं हो रही हो ना? माही, आपसे तो बात ही करना बेकार है मिस्टर आरव। मेरे हर सवाल का आप बस उल्टा ही मतलब निकालते हैं। आरव, मुझे ऐसे सवाल ही करती क्यों हो? तभी निशा और निधि आरव के पास आती हैं। तभी निशा, सर ये पैलेस तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ। निधि, हाँ सर, ये हमारे लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है। फिर जैसे निशा की नज़र माही पर पड़ती है तो वो एकदम जल जाती है, क्योंकि माही थी तो पहले से ही खूबसूरत और आज वो और भी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। निशा तो बस उसे देखकर जली जा रही थी। वहीं माही ने उसे इग्नोर कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे करके सारे गेस्ट आ जाते हैं। सारे हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन वहाँ मौजूद होते हैं। सिर्फ मिस्टर हर्ष सिंघानिया ही अभी तक नहीं आए थे। सारे गेस्ट आकर आरव को बधाई देते हैं। आनंद और माही से भी मिलते हैं। पूरी पार्टी में आरव माही को साथ साथ लिए हुए था और माही उसकी वाइफ होने के नाते उसके साथ साथ ही थी। निशा से तो ये देखा ही नहीं जा रहा था। तभी कार्तिक भी आ जाता है। आरव, अरे कार्तिक, तू आ गया, इतना लेट क्यों किया आने में? कार्तिक, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया यार। एनीवे, ये सब छोड़, आज तो तू बड़ा हैंडसम लग रहा है। और माही भाभी, आप तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। तब दोनों साथ में उसे थैंक्स बोलते हैं। आरव, वैसे तू अकेला क्यों आया है? बाकी लोग कहाँ हैं? दादू, पूजा, अंकल, आंटी। कार्तिक, यार डैड के दोस्त नीरज अंकल के बेटे की शादी थी तो सब दिल्ली गए हुए हैं। आरव, अच्छा कब गए? कार्तिक, 1 हफ्ते पहले ही गए हैं। तभी आनंद कार्तिक के पास आते हुए बोलते हैं, अरे कार्तिक, तुम आ गए। कार्तिक, हाँ अंकल, कैसे हैं आप? आनंद, मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो बेटा? कार्तिक, मैं भी ठीक हूँ। तभी आनंद आरव से पूछते हैं, वैसे आरव बेटा, तुमने किसे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया है और वो अभी तक आए क्यों नहीं? देखो सारे गेस्ट आ चुके हैं। आरव, हाँ अंकल, मुझे भी नहीं पता कि सर को आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। मैं एक बार उन्हें कॉल करता हूँ। इधर मिस्टर सिंघानिया की कार रॉयल पैलेस पहुँच जाती है। आरव जैसे ही सिंघानिया को कॉल करने वाला होता है कि तभी मिस्टर सिंघानिया अंदर पहुँच जाते हैं। आरव उन्हें देखकर खुश होते हुए बोलता है,
अंकल वो देखिए सिंघानिया सर आ गए। आनंद जैसे ही हर्ष को देखते हैं कि उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। तभी हर्ष आरव के पास आते हैं। हेलो आरव, कैसे हो? आरव, मैं ठीक हूँ सर, आप यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंघानिया, आना तो था ही, तुमने जो बुलाया था। वैसे मेरी बेटी कहाँ है? तभी माही उनके पास आते हुए बोलती है, मैं यहाँ हूँ सर। वह माही को देखकर खुश होते हुए बोलते हैं, कैसी हो बेटा? माही, अच्छी हूँ। सिंघानिया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। माही, थैंक यू सर। फिर वो कार्तिक से भी मिलते हैं। उसके बाद मिस्टर सिंघानिया आरव से पूछते हैं, आरव तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? उनसे भी तो मिलवाओ मुझे। आरव, हाँ अंकल, मुझे भी नहीं पता कि सर को आने में इतना लेट क्यों हो रहा है। मैं एक बार उन्हें कॉल करता हूँ। इधर मिस्टर सिंघानिया की कार रॉयल पैलेस पहुँच जाती है। आरव जैसे ही सिंघानिया को कॉल करने लगता है कि तभी मिस्टर सिंघानिया अंदर पहुँच जाते हैं। आरव उन्हें देखकर खुश होते हुए बोलता है, अंकल वो देखिए सिंघानिया सर आ गए। आनंद जैसे ही हर्ष को देखते हैं कि उनके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। तभी हर्ष आरव के पास आते हैं। हेलो आरव, कैसे हो? आरव, मैं ठीक हूँ सर, आप यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। सिंघानिया, आना तो था ही, तुमने जो बुलाया था। वैसे मेरी बेटी कहाँ है? तभी माही उनके पास आते हुए बोलती है, मैं यहाँ हूँ सर। वह माही को देखकर खुश होते हुए बोलते हैं, कैसी हो बेटा? माही, अच्छी हूँ। सिंघानिया, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। माही, थैंक यू सर। फिर वो कार्तिक से भी मिलते हैं। उसके बाद मिस्टर सिंघानिया आरव से पूछते हैं, आरव तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? उनसे भी तो मिलवाओ मुझे। यह सुनते ही आनंद धीरे से वहाँ से निकलने लगते हैं, क्योंकि वह मिस्टर सिंघानिया से नहीं मिलना चाहते थे। आरव अपने अगल बगल देखने लगता है, अरे अंकल अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? तभी आरव उन्हें जाते हुए देख लेता है। वो उन्हें आवाज़ देकर बुलाता है। तब आनंद को मजबूरी में वापस आना पड़ता है। वह जैसे ही मिस्टर सिंघानिया के सामने आते हैं, मिस्टर सिंघानिया उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी आरव बोलता है, इनसे मिलिए सर, यही है मेरे अंकल डॉक्टर आनंद, और अंकल ये हैं जाने माने फेमस बिजनेसमैन मिस्टर हर्षवर्धन सिंघानिया। तभी मिस्टर सिंघानिया बोलते हैं, अच्छा तो डॉक्टर आनंद ही हैं तुम्हारे अंकल, जिनकी तुम इतनी तारीफ़ें करते थे। आरव हैरान होते हुए बोलता है, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तब आनंद बोलते हैं, हाँ आरव, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तभी कार्तिक, अच्छा लेकिन आप लोग कब मिले थे और कहाँ मिले थे? क्योंकि अंकल आप तो कुछ दिन पहले ही इंडिया आए हैं और हर्ष सर यहाँ नहीं थे, वो भी ब्रिटेन में थे। आरव, हाँ अंकल, आप लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। तभी मिस्टर सिंघानिया बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारे अंकल को आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से जानता हूँ। इन्हें दूसरों को सच दिखाने की बहुत आदत है। तभी आनंद, हाँ सही कहा आपने मिस्टर सिंघानिया, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था जो एक ऐसे इंसान को सच का आईना दिखाने चला गया जिसकी आंखों पर गलत फहमी की पट्टी बंधी हुई थी। आरव और कार्तिक बस उन दोनों को ही देख रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर एक दूसरे के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। कार्तिक आरव से बोलता है, ये हम क्या देख रहे हैं? आरव, ये दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, और तो और देखने से ऐसा लगता है कि
ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आरव, हाँ यार, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तभी मिस्टर सिंघानिया बोलते हैं, आरव, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक पाऊँगा क्योंकि मुझे कहीं अर्जेंट ही जाना है। आरव, ओके सर, कोई बात नहीं, आप यहाँ आए मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तभी कार्तिक, चलिए ना, आप सब पार्टी एंजॉय करते हैं, कब तक यहाँ खड़े रहेंगे। तब सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। आनंद और हर्ष एक दूसरे से दूर दूर ही थे। पार्टी शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी किसी और की भी एंट्री होती है, आरव के राइवल करण कश्यप की। वह जैसे ही अंदर आता है, आरव उसे देखकर हैरान हो जाता है। तभी कार्तिक आरव से पूछता है, आरव, ये यहाँ क्या कर रहा है? आई एम श्योर कि तूने इसे नहीं बुलाया होगा। आरव, आई डोंट नो यार कि ये यहाँ क्या कर रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। ये बोलकर आरव करण के पास आता है और गुस्से से बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। करण मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ, तुमने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन मेरे भाई को तो बुलाया था ना। वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से यहाँ नहीं आ पाया, तो उसकी जगह मैं आ गया। अब मैंने सोचा कि अच्छा तो नहीं लगेगा कि आरव कपूर ने उसे इतने प्यार से बुलाया और वो आ नहीं पाया, तो इसीलिए उसकी जगह मैं आ गया। आरव, तुम में और तुम्हारे भाई में बहुत अंतर है। वो बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ इंसान है और तुम बहुत घमंडी और बदतमीज़ हो। करण, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे यहाँ मेहमान के साथ ऐसे पेश आते हैं। इसकी इज्जत करने की बजाय उसकी बेइज्जती करते हैं। एनीवे, तुम मुझे अपने फैमिली से नहीं मिलवाओगे। आरव, क्यों, तुम्हें उनसे क्यों मिलना है? देखो करण, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। गेस्ट बनकर आए हो ना, तो गेस्ट बनकर पार्टी एंजॉय करो और फिर चुपचाप से यहाँ से चले जाना। और अगर कोई तमाशा क्रिएट किया ना तुमने, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? करण, ओ गॉड, जस्ट चिल यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं तो बस पार्टी एंजॉय करने आया हूँ, डोंट वरी, ओके? वैसे तुम अगर मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलवाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही उनसे मिल लूँगा। यह बोलकर करण उन सब के पास जाता है। वह सबसे पहले मिस्टर सिंघानिया के पास जाता है। हेलो सर, कैसे हैं आप? मिस्टर सिंघानिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करण, तभी करण, बस ये समझ लीजिए सर कि मैं भी आप सब की तरह यहाँ गेस्ट के तौर पर ही आया हूँ। वैसे आपको कौन नहीं जानता सर, मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आपके बिजनेस आइडियाज़ बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर करण आनंद के पास जाता है। हेलो डॉक्टर आनंद, आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। वैसे आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आप सबको जानता हूँ, यानी कि आरव की पूरी फैमिली को जानता हूँ, चाहे वो आरव का दोस्त कार्तिक हो या उसके अंकल डॉक्टर आनंद आप हो। हाँ, सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। वह माही के पास जाता है तो एक पल के लिए उसको देखता ही रह जाता है और फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, हेलो मिसेस कपूर, आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। वैसे मैं करण कश्यप हूँ और आपका नाम क्या है?
वह अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है। तभी आरव गुस्से से उसके पास आते हुए बोलता है, क्यों, तुम्हें क्यों जानना है इसका नाम? अपने काम से काम रखो। तुम पार्टी एंजॉय करने आए हो तो पार्टी एंजॉय करो। मेरी फैमिली से ज़्यादा चिपकने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली मेरी वाइफ से, समझे तुम? यह बोलकर आरव माही का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है, लेकिन करण की नज़र अभी भी माही पर ही थी और माही की नज़र बस आरव पर थी। वह बस आरव को ही देख रही थी। करण अपने मन में सोचता है, मानना पड़ेगा, इस आरव कपूर की वाइफ तो सच में बहुत ही प्रिटी है। आरव माही को लाकर चेयर पर बिठाते हुए बोलता है, तुम उस करण से दूर रहना, वो दिखने में जितना शरीफ लगता उतना है नहीं, ओके? माही हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। पार्टी बहुत अच्छी थी, सब खूब एंजॉय कर रहे थे। निशा तो बस गुस्से से लाल हुई बैठी थी। वह आरव के पास जाना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। पूरी पार्टी में उस करण की नज़र बस माही पर ही थी और माही इस बात से अनजान थी, लेकिन आरव ने यह नोटिस कर लिया था, जिसकी वजह से वह माही को कहीं भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। वह कोई न कोई बहाने से माही को अपने साथ ही लिए हुए था, जिसकी वजह से करण माही के पास नहीं जा पा रहा था। इधर मिस्टर आहूजा आरव को बुलाते हैं तो आरव माही का हाथ पकड़े उसको साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी माही आरव का हाथ छुड़ाते हुए वहीं रखी चेयर पर बैठ जाती है। आरव माही से बोलता है, क्या हुआ, तुम बैठ क्यों गई? हमें मिस्टर आहूजा बुला रहे हैं, चलो। माही गुस्से से बोलती है, मुझे कहीं नहीं जाना। आपने कब से चला चला कर थका दिया है। आप तो मुझे 2 पल के लिए भी अकेला ही नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर हुआ क्या है आपको? और वैसे भी मिस्टर आहूजा आपको बुला रहे हैं, मुझे नहीं। तो आप जाकर उनसे बात कीजिए, मैं यहीं बैठी रहूँगी। आप जाइए, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, समझी तुम? मुझे नहीं जाना मिस्टर आरव, प्लीज़ आप मुझे 2 पल के लिए अकेला छोड़ दीजिए। तभी आनंद आरव के पास आते हैं। आरव बेटा, तुम्हें मिस्टर आहूजा बुला रहे हैं। आरव, ओ अच्छा हुआ अंकल, आप आ गए। आप 2 मिनट के लिए यहीं बैठिए, मैं बस अभी आता हूँ उनसे बात करके। आनंद, ओके तुम जाओ, मैं बैठता हूँ। आरव चला जाता है। आनंद माही के पास ही बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं और करण कब से इसी तलाश में था कि आनंद वहाँ से जाए तो मैं माही के पास जाऊँ। इधर आरव मिस्टर आहूजा और मिस्टर सिंघानिया से बात कर रहा था। इधर आनंद और माही आपस में बात कर रहे थे। आनंद माही से बोलते हैं, बेटा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। माही थोड़ा परेशान होते हुए बोलती है, आप ठीक तो हैं ना? मैं भी चलूँ आपके साथ? आनंद, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, घर जाकर दवा खा लूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तुम परेशान मत हो, मैं चलता हूँ। यह बोलकर आनंद आरव के पास जाते हैं। आरव, मैं घर जा रहा हूँ। आरव, क्यों अंकल? बेटा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं घर जा रहा हूँ। आरव, तो मैं भी चलता हूँ आपके साथ। आनंद, नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, तुम्हारा होना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है
और वैसे भी मैं घर जाकर मेडिसिन खाकर सो जाऊंगा। आरव, ओके, ध्यान से जाइएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। आनंद, ओके बेटा। फिर आनंद चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तुरंत ही मिस्टर सिंघानिया आरव से बोलते हैं, मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अर्जेंट जाना है कहीं। आरव, ओके सर। तभी माही भी मिस्टर सिंघानिया के पास आते हुए बोलती है, सर आप भी जा रहे हैं? मिस्टर सिंघानिया, हाँ बेटा, मुझे भी तो अर्जेंट ही कहीं जाना है। अगर ना जाना होता तो मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकता। वैसे तुम दोनों कब आओगे मेरे घर? और कार्तिक, तुम भी। मैं सिर्फ इन दोनों को ही नहीं, तुम्हें भी बुला रहा हूँ। कार्तिक, हाँ क्यों नहीं सर, हम तीनों ज़रूर आएंगे। फिर आरव, हाँ सर, मैं किसी दिन टाइम निकालूंगा, फिर हम तीनों दिन आएंगे। मिस्टर सिंघानिया, ये हुई ना बात बच्चों, चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। माही, आप भी सर। फिर मिस्टर सिंघानिया वहाँ से चले जाते हैं। पर वह जैसे ही बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि आनंद अपनी कार में बैठने जा रहे थे। तभी मिस्टर सिंघानिया उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर आनंद, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात आपसे दोबारा होगी। आनंद मुस्कुराते हुए बोलते हैं, हाँ सही कहा आपने मिस्टर सिंघानिया, मुझे भी नहीं पता था कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। वैसे आपका वो जिगरी दोस्त कहाँ है? उसे नहीं लेकर आए आप अपने साथ? ऐसे तो हर जगह वो आपके साथ होता है, कहीं इस दोस्ती में दरार तो नहीं पड़ गई? तभी मिस्टर सिंघानिया चिढ़ते हुए बोलते हैं, तुम कभी नहीं बदल सकते आनंद। मैंने सोचा था कि शायद तुम बदल गए होगे, पर अफसोस कि आज भी तुम वैसे ही हो। आनंद, एक सेकेंड। मिस्टर हर्ष, ओह सॉरी मिस्टर सिंघानिया, बदला मैं नहीं हूँ, बदले तो आप हैं। मिस्टर सिंघानिया, नहीं आनंद, तुम सच को नहीं देख पा रहे हो, तुम बहुत बड़ी गलत फहमी के शिकार हो। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी आँखों से इस गलत फहमी की पट्टी को उतारो और सच को देखो। आनंद थोड़े गुस्से से बोलते हैं, ओ रियली, मैं सच को नहीं देख पा रहा हूँ। सच तो आप नहीं देख पा रहे मिस्टर सिंघानिया, गलत फहमी की पट्टी आपकी आँखों में पड़ी है, मेरी आँखों पर नहीं। और रही बात सच को देखने की, तो वो आप देखिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ, समझे आप? और हाँ, आप मुझे डॉक्टर आनंद ही कहकर पुकारें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये बोलकर आनंद वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर सिंघानिया वहीं खड़े रहते हैं। उनकी आँखों में नमी आ जाती है। वह उदास मन से बोलते हैं, काश कि आनंद तुम वही पहले वाले आनंद होते, पर नहीं, तुम तो बदल गए हो। तुमने मेरा साथ उस वक्त छोड़ा जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं ये कभी नहीं भूल सकता। ये बोलते ही उनकी आँखों में गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से बोलते हैं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा आनंद, कभी नहीं। ये बोलकर वो अपनी कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं।